नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन प्रेपकीड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत के सामान्य वर्णमाला के बारे में। साथ में ये भी जानेंगे कि संस्कृत की वर्णमाला में स्वर 9 है या 13, 9 स्वर कहाँ पे होते हैं और 13 स्वर हैं जो कहाँ पे होते हैं। और दोस्तों, साथ में जो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं इस वर्णमाला को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूरी वर्णमाला को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके के आगे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संस्कृत की सामान्य वर्णमाला में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। तो मौखिक एवं लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वर्ण। मौखिक बोलने या लिखने में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण, और वर्ण को दूसरे हम सामान्य भाषा में जानते हैं अक्षर के नाम से। तो जो सबसे छोटा अक्षर होता है बोलने या लिखने में, वो क्या कहलाता है? वर्ण। फिर बात करें वर्णमाला, नेक्स्ट आगे। तो वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को अगर लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला के क्रम को उसके अनुसार लिखा जाए तो वो होगी वर्णमाला। वर्णमाला के बाद में बात करते हैं शब्द की। तो शब्द वर्णों का सार्थक समूह या अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। यानी कि जो वर्ण होते हैं उन्हें एक क्रम में लिख दिया जाए, जैसे एक शब्द या वर्णों का समूह बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? शब्द। इसके बाद आगे बात करते हैं वाक्य की। तो वाक्य क्या है कि शब्दों का जो सार्थक समूह, कि शब्द से जो वाक्य बनता है तो शब्दों का एक समूह बन जाता है, 4 शब्द या 5 शब्द लेके एक पूरा वाक्य बन जाता है। तो शब्दों के समूह को या शब्दों में समीपता अर्थात बिना विलंब उच्चारण हो, बिना रुके उस वाक्य का उच्चारण हो, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य। अब वाक्य के बाद में बात करें भाषा की। तो लिपिबद्ध एवं भावों या विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा होगी। तो वाक्य को हम जैसे उच्चारण, वाक्य को अपने भावों द्वारा उसका उच्चारण करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? भाषा। तो वर्ण से वर्णमाला, वर्णमाला से शब्द का निर्माण होता है, और शब्द से वाक्य को, और वाक्य से हम उस जिसका उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाएगी? भाषा। तो ये एक वर्णमाला की सामान्य जानकारी थी। अब आगे बात करते हैं। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्वर और एक है व्यंजन। अब स्वर हैं जो यहाँ पर कितने प्रकार के हैं? 13 प्रकार के, और व्यंजन है जो 33 प्रकार के हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि संस्कृत में 9 स्वर कहाँ पे होते हैं? तो जो संस्कृत की सामान्य वर्णमाला है वहाँ पे स्वर 13 होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए माहेश्वर सूत्र के अनुसार, तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर जो है वो कितना होते हैं? 9। अगर क्वेश्चन आ जाए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं संस्कृत वर्णमाला में, तो कितने होंगे? 9। और सामान्य वर्णमाला के अनुसार कितने हैं? तो स्वर कितने होंगे? 13, और व्यंजन 33। ये बात हो गई इसकी स्वर की, कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 और सामान्य वर्णमाला के अनुसार पूछा जाए तो 13। अब बात करते हैं स्वर की। तो स्वर का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र होता है, कि स्वर का उच्चारण करने के लिए इन्हें किन्हीं और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। और बात करें कि व्यंजन की, तो व्यंजन को उच्चारण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की। आगे बात करेंगे कि व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सभी व्यंजन में सभी स्वर जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि क है तो क में पीछे अ की ध्वनि आ रही है, तो क में क्या है कि स्वर जुड़ा हुआ है, कौन सा? अ। तो इस प्रकार व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर का उच्चारण जो है स्वतंत्र होता है। बात करें स्वर की, तो स्वर कितने हैं? 13 स्वर होते हैं। किसके अनुसार हैं? सामान्य वर्णमाला के अनुसार हैं। अगर माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब बात करते हैं कि 13 स्वर कौन कौन से हैं। तो 13 स्वर ये हैं: अ, आ, ई, ऐ, उ, री, बिड़ारी, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 13 स्वर हो गए। अब बात करें कि माहेश्वर सूत्र में जो 9 स्वर हैं वो कौन से होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 9 हैं ये कौन से होते हैं? माहेश्वर सूत्र में। और बाकी जो ये पूरा 13 है ये किस में? सामान्य वर्णमाला के स्वर होते हैं। अब बात करें कि स्वर का दूसरा नाम कौन सा होता है। तो स्वर का दूसरा नाम अच होता है, जिसे अच के नाम से भी जाना जाता है। और यह नाम है जो माहेश्वर सूत्र के आधार से रखा गया है, कि स्वर को अच भी कहा जाता है। आप दूसरा वीडियो देखेंगे माहेश्वर सूत्र का, तो उसमें समझ जाएगा कि स्वर को है जो अच क्यों कहा गया है। अब बात करें हम व्यंजन की।
तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन है सामान्य वर्णमाला के अनुसार, और माहेश्वर सूत्रों में भी व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। अब इन्हें व्यंजन को है जो 3 भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहला कौन सा है कि स्पर्श व्यंजन। तो ये जो है वर्ग के आधार पर बांटे गए हैं, इनकी संख्या कितनी है? 25। दूसरा इसका टाइप है जो है अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्पर्श वर्ण की। तो जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इन्हें 5 वर्गों में बांट दिया गया है, क से लेके म तक। ये कितने हैं? टोटल 25। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो ये 5 व्यंजन क वर्ग में हैं। फिर च वर्ग की बात करें तो छ, छ, ज, ञ। ट वर्ग की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ, न। इसी प्रकार से त वर्ग में ये आ गए, और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। स्पर्श व्यंजन में कितना हो गई? ये पूरे 25 व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है, इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कु, चू, टू, तू, पू के नाम से जाना जाता है। तो इनमें उ जो है क्या है? इत्संज्ञक वर्ण है, इस कारण इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। अब बात करें कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो व्यंजन का दूसरा नाम हल है। सभी 33 व्यंजनों को हल के नाम से भी जाना जाता है। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्र के अनुसार। व्यंजन का जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? अंतस्थ वर्ण। 25 व्यंजन वहां पे हो गए थे, अब ये कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं? य, व, र और ल, ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम कौन सा है? तो यण। इन्हें यण के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करें ऊष्म वर्ण, तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, श, स, ह, ये चारों कौन से हैं? ऊष्म वर्ण हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? शल। इन्हें शल के नाम से भी जाना जाता है। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्र के अनुसार। और सामान्य वर्णमाला में इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8। और स्पर्श वर्ण जो कितने होते हैं? 25। तो कुल व्यंजन कितने हो गए? 33। स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। पूछा जाए कि सामान्य वर्णमाला के अनुसार स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4। या ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4। अगर क्वेश्चन में अंतस्थ व्यंजन डायरेक्ट नहीं पूछा जाए तो पूछ लिया जाए कि यण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। और ऊष्म व्यंजन को शल व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4। कि स्वर की 13 और व्यंजन की 33, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 46। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्वर और सामान्य वर्णमाला की जानकारी थी कि स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है, और कौन से अंतस्थ व्यंजन है और कौन से ऊष्म व्यंजन है। अब बात करते हैं आगे अयोग्य वर्ण की। अयोग्य वह वर्ण कितने हैं? 4 हैं। अब कौन कौन से हैं? तो अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय और जिहा मूल्य। कुल इनकी संख्या कितनी है? 4। अब इनकी बात करें कि ये सामान्य वर्णमाला में नहीं है, लेकिन ये लेखन के काम आते हैं कि कहीं पर लिखते हैं तो जिसमें मात्रा के रूप में अनुस्वार, विसर्ग, तो ये क्या होते हैं? काम में आते हैं। और उपधमानीय और प, फ और जिहा मूल्य कह, क, ख, तो इन्हें क्या कहा गया है? अर्ध विसर्ग। यह विसर्ग का आधा स्वरूप है और यह पूर्ण विसर्ग है। विसर्ग है जो किसी शब्द के लास्ट में, अंत में लग जाता है, और उपधमानीय जिहा मूल्य जो है क्या है? अर्ध विसर्ग के रूप में काम में आता है। अब इन दोनों का चिन्ह होता है उल्टे यू और सीधे यू टाइप के, इस टाइप में इनका चिन्ह होता है। जहाँ पर भी ये हो तो वहाँ पर क्या होगा? उपधमानीय या जिहा मूल्य अर्ध विसर्ग होगा। तो दोस्तों ये संस्कृत के सामान्य वर्णमाला की जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।